हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है और कई सारे टॉपिक है इस वीडियो में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये वाला टॉपिक है। तो शुरू करते हैं इस करंट अफेयर्स वीडियो को। और पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति भवन पर हजारों प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति को वहाँ से भागना पड़ा है। एक और अपडेट है कि प्राइम मिनिस्टर के निजी आवास में आग लगा दी जनता ने। इसका आंसर होगा श्रीलंका। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं यहाँ पर। श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे हैं, तो उनके आधिकारिक जो आवास है, राष्ट्रपति भवन है, वहाँ पर ये घटना हुई है। पब्लिक पहुँच गई। ये देख रहे हैं आप वीडियो, जिसमें हजारों, मैं तो कहूँगा हो सकता है लाख से भी ज़्यादा हों लोग, वो राष्ट्रपति भवन के अंदर घुसे जा रहे हैं और अंदर वहाँ पर कब्जा कर लिया। देखिए, आर्थिक संकट से जूझ रहा है, बहुत भयानक स्थिति है वहाँ की। खाने को लोगों के पास अनाज नहीं है, पेट्रोल नहीं है, दवाएं नहीं है। तो ऐसे आर्थिक संकट में जो वहाँ के प्रदर्शनकारी हैं, उन सब ने 9 जुलाई को राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया और वे सब राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। हालात बहुत बेकाबू होने लगे तो सैनिकों ने वहाँ पर हवा में फायरिंग की और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे वो आधिकारिक आवास से भाग सके। वहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफिस ने कहा है कि राष्ट्रपति श्रीलंका के नेवल बेस में सुरक्षित हैं। मतलब वहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं आपकी छिपे हुए हैं अपनी ही जनता से बचने के लिए। और एक और अपडेट ये है कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं रानिल विक्रमसिंघे, जो पिछले महीने ही बने हैं प्रधानमंत्री वहाँ के, उनके निजी आवास में आग लगा दी पब्लिक ने। और ये देख रहे हैं आप, राष्ट्रपति भवन का स्विमिंग पूल है जहाँ पर जनता वहाँ पर पहुँच गई है। ठीक है, तो अब जनता तो मांग रही है इस्तीफा राष्ट्रपति से। हालांकि वो देने को तैयार अभी तक तो नहीं है जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और हाँ, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके निजी आवास पर आग लगा दी गई है, रानिल विक्रमसिंघे, उन्होंने कहा कि वो इस्तीफे को तैयार हैं ताकि सर्वदलीय सरकार बन सके। और मैंने आपको बताया कि पिछले महीने ही 12 मई को प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है, तो श्रीलंका जो है वो गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। श्रीलंका कहाँ रहा? प्यारा भारत है। और यहाँ नीचे की तरफ ये रहा श्रीलंका। यहाँ पर जनता जो है वो राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का फोटोग्राफ ये रहा, इनसे काफ़ी लंबे समय से नाराज है। और वहाँ पर एक अभियान भी चलाया जा रहा है, गोटा गो गामा। इसके अलावा गोटा गो होम, ये आंदोलन चल रहा है श्रीलंका में। सिंगली भाषा में गामा का मतलब होता है गांव। दरअसल प्रदर्शनकारी क्या करते हैं, एक ही जगह जमा होते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर तंबू लगाते हैं और गाड़ियों का हॉर्न बजाते हैं और राष्ट्रपति और सरकार के खिलाफ गोटा गो गामा का नारा बुलंद कर रहे हैं। बहुत ही ख़राब स्थिति हो गई है। आप देखिए कि गृह युद्ध जैसे हालात वहाँ पर हो गए हैं जब राष्ट्रपति भवन पर पब्लिक ने कब्जा कर लिया, प्राइम मिनिस्टर के घर में आग लगा दी। तो ये स्थिति हुई है। क्यों बर्बाद हुआ है ये श्रीलंका और क्यों ऐसी स्थिति हुई है श्रीलंका की, उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, श्रीलंका का जो विदेशी मुद्रा का मुख्य स्रोत है वो पर्यटन है। ठीक है, और कोविड-19 से ये पर्यटन लगभग ठप हो गया और लगभग 25% जो आबादी है टूरिज्म से ही जुड़ी हुई थी श्रीलंका की। ओके, तो उनका सारी जो कमाई थी वो ठप हो गई। इसके अलावा क्या हुआ, कोविड जो पेंडेमिक हुआ उस दौरान सरकार ने टैक्स की कटौती की बहुत ज़्यादा, और इससे 1/3 जो राजस्व था, सरकार की कमाई थी, वो ख़त्म हो गया। टैक्स कटौती की वजह से घाटे की भरपाई के लिए नोट छापे गए बहुत बड़े पैमाने पर, और ये एक तरह से पागलपन था वहाँ के लिए, और इससे महंगाई बढ़ी। श्रीलंका का रुपया, उसका जो वैल्यू है श्रीलंकाई रुपया का, वो गिरता चला गया डॉलर की तुलना में। ओके, सरकार ने एक और फरमान सुनाया था 2020 में कि वो पूरे देश में जैविक खेती कराई जाएगी और रासायनिक फर्टिलाइज़र के आयात पर भी रोक लगा दी गई थी। इससे क्या हुआ, इससे एग्रीकल्चर क्षेत्र में 40 से 60% तक उत्पादन घट गया। यहाँ तक कि जो खाने के लिए उत्पादन होता था वो भी कम हो गया, और चाय का निर्यात के लिए जो चाय का उत्पादन किया जाता था वो भी ठप हो गया। तो इससे विदेशी मुद्रा का जो आगमन था
दो तरीके से, एक तो निर्यात कर रहे थे वो भी ठप हो गया, और कोविड-19 से पर्यटन ठप हुआ तो विदेशी मुद्रा आना बंद हो गई। इतना सब कुछ हुआ, उसके बावजूद श्रीलंकाई सरकार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के पास जाने में उसने बहुत ही ज़्यादा देरी की। ठीक है, और उस पर से सबसे बड़ी बात कि श्रीलंका की जो सरकार थी उसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़बरदस्त था, कर्ज ले लिया बहुत ज़्यादा। श्रीलंका पर कितना कर्ज है? श्रीलंका पर है $51 बिलियन का कर्ज है, विदेशी कर्ज है, और श्रीलंका के वित्त मंत्रालय ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, यानी उसने कह दिया कि हम इसको नहीं चुका सकते हैं। ओके, तो अब उसे विदेशों से लोन भी नहीं मिल पा रहा है, विदेशों से रकम भी नहीं मिल पा रही है। भारत बहुत कुछ मदद करने की कोशिश कर रहा है, भारत ने मदद की है ईंधन के तौर पर, अनाज के तौर पर, लेकिन फिर भी जो उसके पास कर्ज की स्थिति बहुत जो ख़राब है वो आप देख रहे हैं कि अगर हम कर्ज देखेंगे तो मार्केट से उसने 47% कर्ज लिया हुआ है। ये $51 बिलियन की बात कर रहा हूँ उसकी। ओके, और दूसरा जो सबसे बड़ा इसे लोन दिया हुआ है श्रीलंका को, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 13%, फिर 10% है चाइना, और फिर जापान ने, वर्ल्ड बैंक ने 9% दिया हुआ है, और 2% है टोटल लोन का इंडिया ने, और 9% अदर्स है। हालात इतने ख़राब हैं कि यहाँ पर ब्याज चुकाने को श्रीलंकाई सरकार के पास डॉलर नहीं है। होता यह है कि जब तक आपके पास डॉलर नहीं है, आप कुछ भी अगर ख़रीदते हैं, आपके पास कितने भी रुपए हों अपने, वो किसी काम के नहीं है अगर आपके पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा नहीं है। क्योंकि विदेश से अगर कोई सामान इंडिया भी खरीद रहा है तो वो डॉलर में खरीदा है ज़्यादातर। ठीक है, जैसे हम लोग इंडिया में जो हम कच्चा तेल खरीदते हैं तो उसका पेमेंट हम डॉलर में करते हैं, जो अरब देश हैं उन सब से। हाँ, रूस से अभी कुछ डीलिंग हुई है जिससे हम रूबल में पेमेंट कर पा रहे हैं, और वो एक सिस्टम बना है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम डॉलर में ही पेमेंट करते हैं, और उसके लिए हमें निर्यात को बेहतर करना होता है। तो श्रीलंका के पास डॉलर है ही नहीं, अब उसके पास न कागज़ है न तेल है। सेना की निगरानी में तेल बांटा जा रहा है वहाँ पर, खाने को नहीं है, बहुत बुरी हालत है वहाँ पर, दूध नहीं है बच्चों के लिए, अनाज नहीं है, तो जो भी बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो सब उनके पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ है, जनता इंतज़ार करते करते थक चुकी है और उसने एक तरह से विद्रोह कर दिया है, और जिसका नतीजा हम लोग पिछले कुछ महीने से देख रहे हैं। और ये सब जो स्थिति है राष्ट्रपति भवन के अंदर की, ये भयानक हालात देख रहे हैं। अब आप कहेंगे कि सेना वहाँ की या सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं रोक रहे हैं इस चीज़ को। देखिए भाई साहब कि जब जनता विद्रोह पर आ जाती है तो सेना भी कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि सेना किसके लिए है? सेना है दुश्मन के लिए, और यहाँ जनता कौन है? अपनी है। सेना जनता से नहीं लड़ सकती है। कुछ अगर विद्रोही हैं उन सब से तो निपट सकती है, कुछ जो विरोध कर रहे हैं कुछ ग्रुप हैं उन सब से तो निपट सकती है सेना या पुलिसकर्मी या सुरक्षाकर्मी, लेकिन अपने ही लोगों पर गोलियां नहीं चला सकती है। तो इस वजह से ये आप देख रहे हैं तादाद जो भीड़ है, हज़ारों कह सकते हैं आप, लाख से भी ज़्यादा जो भीड़ है, ये राष्ट्रपति भवन को घेर लिया और अंदर चले गए। वहाँ पर किचन में, उसके बेडरूम में, वहाँ वो लोग जनता पहुँची हुई है। ठीक है, और आपको पता होगा कि बहुत ज़बरदस्त कर्ज में श्रीलंका है, ये तो मैंने बताया ही, और चीन का बहुत ज़्यादा कर्ज रहा है, चीन ने लगातार कर्ज दिए। ओके, और आपको पता ही होगा कि 2017 में चीन का कुछ कर्ज नहीं चुका पाया तो हम्बनटोटा जो बंदरगाह था वो श्रीलंका ने चीन को 99 साल के लीज पर दे दिया। इसमें एक और बात है, एक सवाल की जो राजपक्षे परिवार है जो सत्ता में था, उसने श्रीलंका की इकॉनमी को, वहाँ की पूरी स्थिति को बर्बाद किया। आपको बताऊं कि राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पर गोटाबाया राजपक्षे, या कहें राजपक्षे का जो पूरा ख़ानदान है, ये जो देख रहे हैं आप, इन सब ने वहाँ माहौल बनाया और नवंबर 2019 में वो सत्ता में आए थे, राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पर मूलतः। और खुद क्या हुआ, गोटाबाया राजपक्षे वो बन गए राष्ट्रपति। अपने जो भाई है महिंदा राजपक्षे, जो पहले राष्ट्रपति रह चुके थे कुछ टर्म पहले, उनको बनाया प्रधानमंत्री। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, एक और भाई है बासिल राजपक्षे। ठीक है, ये बासिल राजपक्षे,
इसको वित्त मंत्री बना दिया अपने ही भाई को। एक और भाई है चामल राजपक्षे, ये इसे क्या सिंचाई मंत्रालय दे दिया। भतीजा राजपक्षे के भतीजे या फिर कहें महिंदा राजपक्षे का बेटा है ये नमल, इसे मंत्री बना दिया और खेल और युवा मंत्रालय सौंप दिया। मतलब ये हुआ कि सरकार का ज़्यादातर हिस्सा राजपक्षे परिवार के कंट्रोल में रहा और आरोप ये है कि ये मनमानी करते रहे और भ्रष्टाचार करके अकूत संपत्ति इन सब ने जुटाई और जो प्रशासन था, आर्थिक जो समझदारी थी वो नहीं दिखाई और आर्थिक कुचक्र में श्रीलंका बुरी तरह से फंस गया। ठीक है, तो जब विरोध हुआ वहाँ पर श्रीलंका में, तो गोटाबाया राजपक्षे उसके राष्ट्रपति हैं, उनके अलावा बाकी सब ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, 9 मई को इस्तीफा दे दिया था और प्रदर्शनकारियों ने हम्बनटोटा में, जो उस वक्त के महिंदा राजपक्षे प्राइम मिनिस्टर थे जो बाद में इस्तीफा दे दिया, उनके घर सहित 12 मंत्रियों के घर जला दिए थे। और अभी क्या लेटेस्ट अपडेट हुआ है? लेटेस्ट अपडेट ये हुआ है कि गोटाबाया राजपक्षे का जो राष्ट्रपति आवास है उसमें घुस गए और ये हैं प्राइम मिनिस्टर जो पिछले महीने बने थे कि महिंदा राजपक्षे वो नाकाम साबित हुए इसलिए, लेकिन अब इनके आवास पर भी आग लगा दी गई। ओके, और ये अपनी पार्टी के अकेले सांसद हैं। तो श्रीलंका वो आर्थिक संकट से निकलने में नाकाम हो रहा है लगातार। भारत ने काफ़ी मदद की है और वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड वहाँ पहुँचा है। IMF क्या करता है? IMF ऐसे देशों को उबारने के लिए रकम देता है जो कि जिसकी अर्थव्यवस्था डूब चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, उन सबको। तो उम्मीद यही है कि शायद अब कुछ वक्त में श्रीलंका को IMF की ओर से फंड मिलेगा, तब श्रीलंका खड़ा हो पाएगा। लेकिन बहुत स्थिति खराब है, जहां राष्ट्रपति को यानी प्रशासन को ही छिपने को मजबूर होना पड़ा है अपनी ही जनता से, उसकी हालात को कुछ नहीं कह सकते। तो मुझे लगता है श्रीलंका के हालात पर पूरी बात आप समझ चुके होंगे और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हाँ, ये जो भी मैंने बताया आपको, ये सब नोट्स PDF अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेली का PDF फ्री होता है। वैसे आप करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए शानदार मेंबरशिप ले सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ का, और उसके बारे में मैं इस वीडियो के इस क्वेश्चन के बाद बताऊंगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं उसके बाद। चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कुछ इतिहास भी जुड़ा हुआ है, वो भी बताऊंगा आपको। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप, और शेयर जरूर कर दीजिए इस वीडियो को तमाम मित्रों को। शेयर करेंगे तो मुझे खुशी होगी। लाइक बटन आपने दबा दिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश में आयोजित रिमपैक 2022 नौसैनिक अभ्यास में भारत की नौसेना ने हिस्सा लिया है? आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका में कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो पर्ल हार्बर में आयोजित किया गया है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स का। रिमपैक 2022 जो दुनिया का सबसे बड़ा ये नौसैन्य युद्धाभ्यास है, वहाँ पर भारत की ओर से किस किस ने हिस्सेदारी की है, किस युद्धपोत ने? तो INS सतपुड़ा जो आप देख रहे हैं, ये INS सतपुड़ा पर फोटोग्राफ है नेवी की टीम का, सैनिकों का। इसके अलावा निगरानी विमान है P-8I, तो उसने भी हिस्सा लिया है। ठीक है, तो ये रिमपैक 2022 है, युद्धाभ्यास है, और ये 28वां संस्करण है। 6 वीक तक ये चलना है और उद्देश्य यही है कि जो तमाम देश हैं इसमें जो हिस्सा ले रहे हैं 28 देश, उनके बीच में, उनकी नौसेनाओं के बीच में विश्वास ये बन सके। ठीक है, और यहाँ पर बात हो रही है पर्ल हार्बर की, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। पर्ल हार्बर का इतिहास सेकेंड वर्ल्ड वार से जुड़ा हुआ है, और पर्ल हार्बर की वजह से ही सेकेंड वर्ल्ड वार की जो पूरी स्थिति थी वो पलट गई। ठीक है, देखिए कहाँ पर है ये पर्ल हार्बर? अमेरिका में है। अमेरिका में कहाँ पर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अमेरिकी नौसेना का बेस है। तो ये तो रहा प्यारा भारत इस अर्थ में
जो मैप देख रहे हैं। और अब चलते हैं अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये रहा अमेरिका, इसके ऊपर कनाडा है, इधर नीचे इस तरफ मैक्सिको है, और यहाँ उससे काफ़ी दूर पर ये प्रशांत महासागर में एक द्वीप है जिसका नाम है हवाई, कह सकते हैं हवाई, ओके। और वहीं पर पर्ल हार्बर एक जगह है जो कि नौसैन्य अड्डा है, ओके। दरअसल हुआ ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत के दौरान अमेरिका युद्ध में सीधे तौर पर नहीं जुड़ा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की बात कर रहा हूँ। तो जापानी नौसेना, आप देख रहे हैं यहाँ पर अमेरिका है और यहाँ जापान है। एक बार जापान पे भी ले चलते हैं आपको। इस तरफ जापान है, यहाँ जापान है, और ये है पर्ल हार्बर, ठीक है। तो यहाँ से 353 फाइटर प्लेन ने उड़ान भरी और सीधे ये यहाँ पर आ गया। कब? 8 दिसंबर 1941 को फाइटर प्लेन ने अचानक हमला बोला। और ये जो नेवल बेस देख रहे हैं 3D ये मैप है, और ये तमाम जहाज़ आपको दिख रहे हैं, ये अभी हाल फिलहाल की ये आपको जो पूरा मैप है 3D वो दिखा रहा हूँ। ये आक्रमण हुआ, उसकी वजह से पूरा पर्ल हार्बर जो नेवी बेस था ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरुआती दौर में, उस समय ये नष्ट हो गया, तबाह हो गया, और बहुत सारे जहाज इस तरह से बर्बाद हो गए, ख़त्म हो गए। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका जो कि अपरोक्ष रूप से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में था, वो सीधे मित्र राष्ट्रों की ओर डायरेक्ट अपने पूरे वेपन और सेना के साथ, नौसेना, वायुसेना और थल सेना के साथ वो जुट गया मित्र राष्ट्र के साथ। जबकि जो धुरी राष्ट्र थे, जापान, जर्मनी वगैरह कुछ देश, उनका सैन्य गठबंधन था अलग, उनकी हार हुई, ओके। तो इसलिए ये जो पर्ल हार्बर है, जहाँ पर इस वक्त क्या हो रहा है, रिमपैक सैन्य अभ्यास हो रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा, ओके, तो यहीं पर हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये बात बता देनी चाहिए। मैप के थ्रू आप पूरी बात समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेरपा बनाया गया है नया G20 का। तो इस क्वेश्चन को लेते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल है, और आप वो ले सकते हैं PDF मेंबरशिप के थ्रू। 1 ईयर का मेंबरशिप है, 1 साल का, मतलब अभी से लेकर अगले 1 साल तक उसके थ्रू आपको मिलता है करंट अफेयर्स का PDF एवरी वीक, एवरी मंथ, ट्राई मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली, और पिछले कुछ सालों के भी 2021 के, 2020 के, वो सब मिल जाते हैं आपको। वीकली मॉक टेस्ट होता है एवरी संडे को, और इस संडे को भी आयोजित किया जा रहा है, देखना ज़रूर आप। मॉक टेस्ट जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वो आज मॉक टेस्ट दे। इसके अलावा एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज आयोजित किया जाता है, जिसमें करंट अफेयर्स के अलावा तमाम और भी सब्जेक्ट होते हैं। UPSC हो गया, UPPSC हो गया, रेलवे का हो गया, ग्रुप D का जो अभी एग्जामिनेशन होने वाला है, SSC का एग्जामिनेशन होने वाला है, और भी तमाम तरह के एग्जामिनेशन। उसके लिए 40% डिस्काउंट है, बुक्स पे और फ्री शिपिंग है। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। हज़ारों लोगों ने इसका लाभ उठाया है और आप भी उठा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये रहा। पीयूष गोयल की जगह G20 के लिए भारत का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया? कौन है G20 के लिए शेरपा, और किसकी जगह? पीयूष गोयल की तरह जगह पहले पीयूष गोयल थे शेरपा। आंसर होगा अमिताभ कांत। वो कौन है अमिताभ कांत? तो नीति आयोग के पूर्व CEO हैं, ओके। 1980 बैच के, 1980 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी हैं। तो केंद्र सरकार ने उनको जुलाई में ही, अभी हाल ही में, नया शेरपा नियुक्त कर दिया। द हिंदू में आप देख रहे हैं न्यू शेरपा ऑफ G20। मतलब क्या हुआ? शेरपा आगे बताते हैं। तो देखिए क्या है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, तो उनके पास बहुत सारे काम हैं, और चूँकि वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं तो इस नाते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना आना बहुत होता है। तो इसलिए एक स्पेशल व्यक्ति को, अमिताभ कांत को, शेरपा बना दिया गया है, किनकी जगह? पीयूष गोयल की तरह जगह। तो शेरपा का मतलब क्या हुआ? शेरपा का मतलब नेपाली शेरपा लोगों से लिया गया है, जो कि हिमालय में पर्वतारोहियों के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, ओके। तो उसी तरीके से यहाँ भी नाम दे दिया गया है शेरपा। शेरपा का मतलब ये हुआ कि G20 का जो आयोजन होगा उसमें जो तमाम अलग अलग समूह हैं और जो सदस्य
देश हैं उनके लीडर के व्यक्तिगत प्रतिनिधि होंगे, तो उनसे कांटेक्ट करना, उनसे बातचीत करना और उनको एक जगह इकट्ठा करना, तो मतलब पूरा जो आयोजन है वो इनकी ही एक तरह से देख रेख में इन होगा। ठीक है। शेरपा जो होते हैं वो आमतौर पर G20 और जो अदर समूह है उन सबको के बीच में एक तारतम्यता, बातचीत, कम्युनिकेशन के लिए होते हैं। और शेरपा आमतौर पर G20 शिखर सम्मेलन के लिए योजना बनाते हैं, बातचीत करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, एजेंडा बनाते हैं इन सब की। ओके। और नया शेरपा क्यों नियुक्त किया गया है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि पीयूष गोयल के पास कई मंत्रालय हैं और कई काम हैं उनके पास। और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत जो है वो पहली बार 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक यानी 1 साल तक के लिए G20 की अध्यक्षता करने वाला है। ओके। तो ऐसे में एक फुल टाइम शेरपा की ज़रूरत थी, फुल टाइम ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो कि G20 से रिलेटेड तमाम काम को संभाल सके, और इसी वजह से अमिताभ कांत को इस पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है। G20 उसके बारे में आप जानते होंगे 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ जो कि उसका एक समूह है। ठीक है, G20। और इसमें कई और संगठन भी हैं रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, जैसे IMF हो गया। ओके। और इसका कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है, मुख्यालय भी नहीं है। जिस देश में या कहें जिस देश को इसकी अध्यक्षता मिलती है वहाँ पर सचिवालय बन जाता है। ठीक है। G20 जो है वो उसके जो मेंबर कंट्री हैं वो सब दुनिया की उन्नत या कहें उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। ठीक है। G20 में कौन कौन से देश हैं एक बार नाम ले लेते हैं। इंडिया, अर्जेंटीना, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ EU। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो तमाम मित्रों को। क्वेश्चन होगा, भारतीय मूल के किस ब्रिटिश वित्त मंत्री ने जुलाई 2022 में इस्तीफा दे दिया? भारतीय मूल के किस ब्रिटिश वित्त मंत्री ने, ब्रिटेन में? आंसर होगा ऋषि सुनक। ओके। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, कई मंत्रियों ने उनके साथ साथ इस्तीफा दे दिया है। तो ऋषि सुनक वो भारतीय मूल के हैं, 5 जुलाई को इस्तीफा दिया है। और ख़ास बात ये भी है कि वो जो इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं नारायण मूर्ति, उनके दामाद हैं। ओके। तो ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री पद के लिए भी दावा ठोक दिया है। अब सवाल है कि ऋषि सुनक ने इस्तीफा क्यों दिया? वहाँ पर वित्त मंत्री को ट्रेजरी सेक्रेटरी कहते हैं। ठीक है। और वैसे वित्त मंत्री आप कह सकते हैं। ऋषि सुनक का कहना है कि सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही है, गंभीरता से देश को नहीं चला रही है, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। और ऐसे में क्या हुआ है, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन पर इस्तीफा देने या फिर कहें पद छोड़ने का दबाव बढ़ गया है। तो आपने कई जगह सुना होगा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया बोरिस जॉनसन ने। देखिए उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन वो कंजर्वेटिव पार्टी जो है इनकी पार्टी, उसके नेता के तौर पर, चीफ के तौर पर इस्तीफा दे दिया है इन्होंने। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर पद से इस्तीफा नहीं दिया। हालांकि अक्टूबर में कंजर्वेटिव पार्टी का सम्मेलन होने वाला है, तो उसी में नए नेता का चुनाव होगा और तब तक ये प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे। अगर किसी नए नेता का चुनाव हो जाता है और इस मामले में ऋषि सुनक ने दावा ठोक दिया है अपनी तरफ से कि हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, हम नेता होंगे, हो सकता है कि इनके बाद वो ऋषि सुनक जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। ठीक है। और आपको बताऊं कि पिछले महीने ही जून में ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीता था बोरिस जॉनसन ने, और अभी उनके पास 1 साल है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अभी 1 साल तक नहीं आ सकता उनके खिलाफ, यानी अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता है। लेकिन फिर भी चूँकि इनके मंत्रिमंडल ने के कई साथियों ने इस्तीफा दे दिया है, दबाव डाला है, इसलिए संभव है कि अक्टूबर में नया नेता का चुनाव हो जाएगा पार्टी का, और फिर उस पार्टी के चीफ होते हैं वही प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। ठीक है। जिस पार्टी का बहुमत होता है, या फिर कहें अगर गठबंधन की सरकार है तो जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका चीफ है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। तो
हो सकता है कि कोई दूसरे प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लेकिन वो अक्टूबर के बाद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नाटो के कितने सदस्य देशों ने स्वीडन और फिनलैंड के लिए एक्सेशन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? आंसर होगा 30। 30 क्यों? क्योंकि 30 तो मेंबर हैं नाटो के। तो सवाल है कि ये एक्सेशन प्रोटोकॉल क्या होता है। इसको समझने से पहले एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं दोनों देशों को। ठीक है, तो ये रहा प्यारा भारत, और अब चलते हैं उन दोनों देशों की ओर जो कि मेंबर बनने वाले हैं नाटो के। तो कौन कौन से देश हैं यहाँ पर है? ये रहा फिनलैंड और ये रहा स्वीडन। तो इन दोनों देशों ने, और इनके प्राइम मिनिस्टर ये रहे दोनों के। और इधर रूस है। चूँकि रूस ने यूक्रेन पर धावा बोला हुआ है और इस नाम पर कि यूक्रेन ने कहा था कि हम नाटो में शामिल होंगे, तो उसकी वजह से अब फिनलैंड और स्वीडन को भी लगा है कि आने वाले वक्त में हो सकता है उन पर भी खतरा हो। तो इन सब ने औपचारिक रूप से अब नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन दे दिया था कुछ वक्त पहले ही, पिछले महीने, और अब एक्सेशन प्रोटोकॉल चल रहा है। अब ये एक्सेशन प्रोटोकॉल क्या होता है? ये प्रोटोकॉल है, ये जो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ये होता है कि अगर किसी भी सदस्य को शामिल करना है, नए सदस्य को, नए देश को मेंबर बनाना है, तो उसके लिए सभी देशों का प्रोटोकॉल पर सिग्नेचर करना जरूरी होता है। और फिर वो देश जो हैं वो उस जो उन्होंने साइन किया है उस चीज़ को, उसका अनुमोदन करते हैं। ओके, या तो सरकार की ओर से, मंत्रिमंडल की ओर से, या संसद की ओर से उसको ओके किया जाता है। अगर 30 सदस्य जो हैं अभी इस वक्त नाटो में, अगर एक भी देश ने मना कर दिया कि हम इनको नाटो में शामिल नहीं होने देंगे, तो फिर ये नहीं आ सकते हैं। तो ये उसकी एक प्रक्रिया है नाटो की, और उसके तहत ये हुआ है। नाटो के जो मेंबर हैं वो सब, ये जो देख रहे हैं मैप में, ये सब नाटो के मेंबर हैं। नाटो की बात करेंगे तो स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उद्देश्य यही था कि सोवियत संघ का जो प्रभाव था, हालांकि सोवियत संघ तो विखंडित हो गया, अब केवल रूस बच गया है, उसके प्रभाव से मुकाबला करना था। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो दो देश हैं वो नाटो में शामिल होने जा रहे हैं। प्रक्रिया अब काफ़ी एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। फील्ड्स मेडल जीतने वाली दूसरी महिला दुनिया की कौन बन गई हैं? आंसर होगा मैरिना वोयाजोवस्का। वो यूक्रेन की गणितज्ञ है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। और ये जो अवार्ड है ना, फील्ड्स मेडल, ये गणित के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ के समान माना जाता है एक तरह से। ठीक है, तो अभी हाल ही में जुलाई में ही इस अवार्ड की घोषणा हुई है। किसने की अवार्ड की घोषणा? तो इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिशियन ने, उसने की है इस अवार्ड की घोषणा। ओके, और ये गणित का नोबेल प्राइज़ भी एक तरह से कह सकते हैं। मैरिना वोयाजोवस्का, फोटोग्राफ ये रहा इनका। इनको ये अवार्ड मिला है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में एक सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए। उनके साथ साथ टोटल 4 लोगों को ये प्रतिष्ठित अवार्ड मिला है। कौन कौन है? तो पहला नाम तो यही रहे, मैरिना वोयाजोवस्का। दूसरे व्यक्ति हैं, बाकी ये तीनों मेल हैं, तो ह्यूगो डोमिनिल कोपिन, जून हुहो और जेम्स मेनार्ड। इन सब को ये अवार्ड मिला, फील्ड्स मेडल 2022 का अवार्ड। और उसमें दूसरी महिला है मैरिना वोयाजोवस्का। पहली महिला कौन थी? 2014 में मिला था, ईरान की गणितज्ञ हैं मरियम मिर्जा खानी। तो उनको पहली बार, ऐसी पहली महिला थी वो जो उनको फील्ड्स मेडल मिला था। ओके, और दूसरी महिला ये हो गई हैं। फोटोग्राफ ये रहा। ठीक है, यूक्रेन से हैं वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। SBI जनरल इंश्योरेंस ने अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किससे नियुक्त किया है? आंसर होगा परितोष त्रिपाठी। ओके, परितोष त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य सरकार ने विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करने का ऐलान किया है, यानी राइट टू हेल्थ? आंसर होगा राजस्थान, और न्यूज़ आप देख रहे हैं। राजस्थान ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जो राइट टू हेल्थ बिल की बात कर रहा है। बिल वहाँ पर पेश होने वाला है। मतलब क्या हुआ राइट टू हेल्थ का? मतलब ये हुआ कि
हर नागरिक के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की होगी। ओके, तो नागरिक के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेने वाला पहला राज्य होने जा रहा है राजस्थान, और उसने महत्वपूर्ण कदम उठाया। अभी तो शुरुआती दौर है। ओके, तो ऐलान हो चुका है कि हम बिल पेश करने वाले हैं और ये बिल पेश होने वाला है। राजस्थान भारत के मैप में यहाँ पर रहा, और इसके उद्देश्य ये है कि प्राइवेट हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, वहाँ पब्लिक को सस्ती और किफ़ायती इलाज मिल सके और सरकार उस पर ध्यान दे। अगर लोगों के पास पैसे नहीं हैं तो गुणवत्तापूर्ण जो इलाज है वो मिलनी चाहिए। ठीक है, राजस्थान में एक योजना भी चल रही है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। उसके तहत 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का प्रावधान है। लेकिन अगर ये राइट टू हेल्थ जो है उसका अगर ये अधिकार मिल जाता है उस राज्य में, तो एक बड़ी बात वहाँ पर होगी। ठीक है, राजस्थान की बात हो रही है। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। राजधानी क्या है? जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 11 जुलाई को। जनसंख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ये मनाया जाता है। ठीक है, क्यों इसी दिन मनाया जाता है? दरअसल हुआ ये था कि 11 जुलाई 1987 यानी 1987 को दुनिया की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। तो उसी के बाद तय हुआ उसी दिन, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये चिंता जताई कि आबादी बढ़ती जा रही है, और फिर 11 जुलाई को तय कर दिया गया कि ये विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और आप मेंबरशिप देखना ज़रूर, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत काम आएगा। क्योंकि तमाम जो भी एग्जामिनेशन हुए, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, रेलवे का एग्जामिनेशन हो, एसएससी एग्जामिनेशन हो, बीपीएससी हो, वेस्ट बंगाल का पीएससी हो, सब में एक एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आए हैं। हमने जो बताए थे उससे, वीडियो से, जो पीडीएफ है उससे देखना जरूर। और आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ का। गूगल प्ले पर जाना है, वहाँ सर्च करना है सरकारी जॉब न्यूज़, और ये लोगो दिखाई देगा, डाउनलोड कर सकते हैं। मेंबरशिप के थ्रू आप शानदार तैयारी कर पाएंगे। तो बेसिक मेंबरशिप है, वो 1 ईयर का है, और उससे तैयारी हो जाएगी आपकी करंट अफेयर्स की। अब मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। ये वीडियो आपको लेकर आएंगे ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स के साथ। ओके, तो शेयर कर दीजिए मित्रों ज़रूर। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए।